चले सर आते हैं कंपनी लॉ। कितने लोग हैं जिनको टैक्स आसान लगा ग्रुप ए का? ग्रुप ए में सबने कहा टैक्स तो बहुत हल्का पेपर है, नहीं लगा? पक्की बात है, टैक्स आसान है कि नहीं है? मुझे तो यार मेरे हिसाब से जो है ना, ग्रुप ए के अंदर पास करने के लिहाज से सबसे आसान पेपर टैक्स है, क्योंकि उसमें आईकेप के खुद एग्जामिनर से मैं मिला हूं। उसने कहा भाई न्यूमेरिकल में तो मैं इसको घुमा ही नहीं सकता हूं, न्यूमेरिकल में तो ये आदमी बड़ा आराम से पास होगा। और ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो ग्रुप बी में मेरे हिसाब से पास करने के लिहाज से सबसे आसान पेपर कंपनी लॉ है। और पूरे कैफ में अगर मैं कहूं ना कि सबसे छोटा सिलेबस किसी का है तो वो कौन सा है? कंपनी लॉ। सर इसको हम स्ट्रेच भी कर लेंगे ना, पूरा स्ट्रेच भी कर लेंगे ना, तो ये 60 से 65 घंटों का कोर्स है। अब आते हैं सर कंपनी लॉ क्या पेपर है और मैं क्यों कहता हूं। पिछली दफा आपको पता है इसका रिजल्ट कितना है? लास्ट टाइम 55%, जो लास्ट रिजल्ट आईकेप ने डिक्लेयर किया था। इस मर्तबा भी 50% है। सर 80% बच्चों ने मुझे कहा है कि सर अल्हम्दुलिल्लाह ये पेपर इंशाल्लाह कुछ भी हो जाए, आईकेप उल्टा भी लटक जाए, हमें इस पेपर में अब रोक नहीं सकता। तो सर ये इतना आसान पेपर है अगर सही से पढ़े। अब एक चीज मैं आपको सबसे पहले इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दूंगा, लेकिन उससे पहले कोई एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा भी, बहुत सारे बच्चों का भी रिपीटेशन लगेगा जिन्होंने एफआईआर प्रोफेशन के लिहाज से सीए हूं, और मैंने जो है आर्टिकल्स पीडब्ल्यूसी से की, इसके बाद के इलेक्ट्रिक, यूनिलीवर, एक कंपनी है लोड्स लिमिटेड, उसके साथ रहा फिर जाहिद जमील। टीचिंग केएनएस में मैं कर रहा हूं 2014 के एंड से कह लें आप, और जो है एफएआर 1, एफएआर 2, एफएफआर और सी लॉ पढ़ा रहा हूं। सही है, ये 4 पेपर फिलवक्त पढ़ा रहा हूं। केएनएस ने मुझसे एक और पेपर की रिक्वेस्ट की है कि आप सीए फाइनल का भी कंपनी लॉ पढ़ाएं। मैंने कहा अभी नहीं, क्योंकि वो पेपर इतना एक बला है अपनी। सर मैंने वो आ गया, हसन आ गया। अपनी मैंने सीए जर्नी से एक सबक सीखा है कि आप हजरात एक चीज को अगर समझ जाएं जिंदगी में तो आसानी से पास हो जाएं। प्रैक्टिकल पेपर को पढ़ना मुश्किल है, पास करना आसान है। प्रैक्टिकल पेपर को पढ़ना मुश्किल है, पास करना, थ्योरेटिकल पेपर को पढ़ना आसान है, पास करना मुश्किल है। आप उठा करके देख लें आईकेप के रिजल्ट, ओवरऑल अगर आप एवरेज उठाएंगे ना, पिछले अगर मैं आपको कहूं ना कि 10 साल की एवरेज उठाए 20 अटेम्प्ट की, तो मुझे बताओ सबसे बुरा रिजल्ट किस पेपर का होता है? बिजनेस लॉ। सबसे बुरा रिजल्ट किसका है? एफएआर 1 का पिछले 20 सालों का अगर आप एवरेज उठाए ना, तो एफएआर 1 होगा आपका जो है दूसरे या तीसरे नंबर पे। सबसे पहले नंबर पे कहा जाता है बिजनेस लॉ। अच्छा, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, ग्रुप ए में आया है, तो बिजनेस लॉ थोड़ा सा हल्का हुआ है। अब आता हूं सर कंपनी लॉ की अगर आप हमें एक बताएं तो कंपनी लॉ क्या है, कैसे चलता है, किस हिसाब से है। तो आपने याद रखना है कि कंपनी लॉ का जो हमारा पेपर है सर, इसके अंदर कुल मिला करके, अगर मैं पहले आपको पेपर पैटर्न समझाता हूं क्या है, किस हिसाब से है, फिर मैं आप हजरात को, ये मेरे साथ साथ आप लोग कॉपी करते जाएंगे, फिर मैं बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्यों बच्चे को इसमें बच्चा फेल होता है, अगर कोई होता भी है तो क्यों। इसमें एक स्टूडेंट थी मेरी जिसने आज से, जब ये पुराना मतलब जब बिल्कुल नई स्कीम की पहली अटेम्प्ट थी, उस जवान की बच्ची ने, आप ये समझें बहुत तेज बच्ची थी, खैर वो अलग नस्ल की थी, लेकिन अभी एफएफआर पढ़ रही है, और उसने कहीं से भी कोई भी क्लासेस नहीं ली, सिर्फ स्टडी टेक्स्ट उठाई इस पेपर में, सिर्फ स्टडी टेक्स्ट, और उसने मेरिट मार लिया इसमें। सही, लेकिन अंग्रेजी की वो चीती थी, तेज बच्ची थी। तो आ जाए एमसीक्यूज,
15 मार्क्स के फिक्स हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम आए तो हमने कहा सर इसमें जो दूसरी चीज है थ्योरी वो आपकी आती है 40 से 50 मार्क्स की। सही है सर, 40 से 50 मार्क्स की। और अगर मैं इसके केस स्टडीज की बात करूं वो आते हैं 30 से 40 मार्क्स के। ये इस पेपर का सर पैटर्न है। अब कंपनी लॉ की मैं आपको जरा सी हिस्ट्री सुनाऊं कि सर कंपनी लॉ का सिलेबस के साथ आईकेप के साथ क्या ताल्लुक रहा, क्या जुड़ा और ये पेपर क्यों जरूरी है, इसको नीचे क्यों डाला गया, पूरी हिस्ट्री सब बच्चे बड़े गौर से सुनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सर जब मैं पढ़ता था उस टाइम पे कंपनी लॉ का पेपर अलग होता था, मॉड्यूल डी में होता था। और आपको पता है मैं उन खुश नसीब लोगों में से आप समझे कि था कि सर कंपनी लॉ के पेपर के अंदर जब हमारी अटेम्प्ट थी, सही है, उस अटेम्प्ट में आईकेप ने मॉड्यूल डी में ना ग्रेड देना शुरू कर दिया। क्या देना शुरू कर दिए? उस अटेम्प्ट में मॉड्यूल डी में 4 पेपर होते थे। कॉस्टिंग, जो अभी आप लोग जो है कॉस्टिंग पढ़ते हैं वो उसका एक एडवांस वर्जन था, वो जाहिर थोड़ा मुश्किल होता था। कॉस्टिंग, ऑडिट, आईटी का एक पेपर होता था और एक होता था आपका कंपनी लॉ। सर मैं उसमें ग्रेड आई में मॉड्यूल डी में पास तो हो गया। 3 पेपर में मेरा ग्रेड था सी का मतलब क्या था? 50 से 60 नंबर के दरमियान। ये वाहिद पेपर था जिसमें क्या ग्रेड था? बी। पास हुआ और किस ग्रेड पे पास हुआ था? बी पे। हालांकि आपको सच बताऊं इसकी मेरी तैयारी सबसे बुरी थी, लेकिन क्यों पास हुआ? अंग्रेजी में लिख सकता था अपने अल्फाज में, तो मैंने अंग्रेजी लिख लिया। अब आते हैं सर पेपर पैटर्न, मैंने आपको बता दिया इसका पैटर्न ये है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, वाई स्टूडेंट्स फेल इन सी लॉ। सर कंपनी लॉ के पेपर में बच्चा क्यों फेल होता है, मैं आपको इसके पीछे रीजन बताता हूं। क्या रीजन है? सबसे पहले इनकम्प्लीट कवरेज। यकीन माने इनकम्प्लीट कवरेज का मतलब क्या है सर? कुल मिलाकर के सर हमारे पास 12 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं कंपनी लॉ के अंदर? सर कुल मिला के हमारे पास 12 चैप्टर हैं। एक एक चैप्टर आपको अच्छे से करना है। हाँ, पास किसको किस तरीके से लेकर के करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है सर। इन कुल मिला के चैप्टर कितने हैं? अब बच्चा क्या करता है? 2-3 चैप्टर को छोड़ के जाता है, सबसे पहली गलती। दूसरी चीज, केस स्टडीज आइडेंटिफिकेशन इशू। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा मेजॉरिटी फेल होता है ना, मैं आपको उसके पीछे का बहुत बड़ा एक रीजन बताता हूं। अब सुनना, ये पेपर जो है ना, एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि जिसके बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता और ये गलती करते हैं। सर कंपनी लॉ में एक बहुत बुरी चीज है और ये ऑडिट के साथ भी है, ये बिजनेस लॉ के साथ नहीं है, कंपनी लॉ और ऑडिट के साथ है। वो जब सवाल देता है ना तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में मसला हो रहा होता है कि किस टॉपिक से आया है। अब आप याद रखें सर, हिट और मिस है। तुमने अगर टॉपिक सही से आइडेंटिफाई कर लेना भाई ये इस टॉपिक से आया है, तो सर मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। लेकिन अगर तुमने टॉपिक ही सही से आइडेंटिफाई तो सर फिर 0 मार्क्स। उसने पूछा था सवाल वाइंडिंग अप से, तूने जवाब लिख दिया तूने डायरेक्टर से, खत्म, क्या हो गया? 0। हिट और मिस। तो सर यकीन माने ये हिस्सा जो है ना फेल कराता है। एग्जाम्पल देता हूं, पिछली 2 अटेम्प्ट में मैं पासिंग क्लास लेता हूं कंपनी लोग जैसे FR1 FR2 की लेता हूं। आप यकीन माने एंड के अंदर पूरा पेपर हम कंपनी लोग का पिछली अटेम्प्ट का सॉल्व करते हैं। अब सर होता क्या है, सुनिएगा बड़े गौर से। मैं ना पूरा पेपर साथ सॉल्व करवाता हूं। मैं कहता हूं यार पहले ये सॉल्व करते हैं फिर हम इसकी करते हैं। सर जब इस पे आते हैं ना तो यहां तक का पेपर कोई बनता है 60-65 नंबर का। आप यकीन माने मेजॉरिटी बच्चा इस 60-65 में से 40 ले चुका होता है। कितने ले चुका होता है? लेकिन सिर्फ 50% बच्चा इस 30-40 पोर्शन में से कितने मार्क्स ले पाता है? 10। बाकी क्या लेता है? 7-8। क्यों सर? ये पहचान नहीं पाता है कि भाई केस स्टडी, ये मैंने पासिंग क्लास में देखा है, किस टॉपिक से आई है। ये हिट और मिस, ये वाली कहानी होती है।
तो सर याद रखें, ये वो आपका जो है हिस्सा है ना, जो कि आपको अगर इसके ऊपर काबू कर लिया तो पास। अब आ जाए सर तीसरी चीज, ड्राफ्टिंग इश्यूज। अब सोचे सर, कोई आपको कहे कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कोई अपोजिट जेंडर का आपको कहे आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको ये बात अच्छी लगेगी? सामने से वो कह दे भाइयों की तरह, तो एकदम से क्या हुआ, जज्बात बदल गए, है ना। कंपनी लॉ में यही है, आप जब ड्राफ्टिंग करते हैं ना तो कहा जाता है कि भाई ये काम तुम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अगर ये काम कर लोगे तो फिर ये काम कर भी सकते हो। अब बच्चा क्या करता है, लिख के आता है ये काम तुम नहीं कर सकते, और रिक्वायरमेंट में क्या हो जाता है, एक्सेप्ट। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये मेरा अपना तजुर्बा, आपका भाई कंपनी लॉ में फाइनल का कंपनी लॉ दूसरी दफा पास हुआ है। पहली दफा बताओ पेपर कितने पे रुका, 46 पे। कितने पे रुका, और 4 नंबर से फेल हुआ। अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। मेरी आदत थी, मैं शुरू से इंतहाई मतलब समरी पे जाने वाला बंदा था। मैं कहता था यार पूरा बुक ऑर्डिनेंस कौन पढ़े ना, समरी से पढ़ा था। एक टीचर ने, हमारे बहुत अच्छे टीचर, उन्हीं से मैंने, उनकी समरी थी। उसमें दावा था कि अगर एक पार्टनर जो होता है, सीए फर्म का पार्टनर होता है, वो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट होता है, गिल्टी ऑफ, तो क्या वो फर्म किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर सकती है? अब सर के नोट्स में लिखा हुआ था कि नहीं कर सकती। क्या लिखा हुआ था, नहीं कर सकती। 4 नंबर का सवाल था, मैंने भी लिख दिया पेपर में जाके नहीं कर सकती। और जब आंसर आया तो उसमें लिखा था कि नहीं कर सकती एक्सेप्ट अगर फर्म जो है उस पार्टनर को उस ऑडिट में इन्वॉल्व ना करे, स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस दे दे, तो वो फर्म कर सकती है। अब आप समझ रहे हैं अब मेरी क्या फीलिंग्स होंगी। 4 नंबर से मेरा पेपर रुका, और वो पेपर इतना मनहूस पेपर, मैं आपको उसकी कहानी सुनाऊं, अब तो ओपन बुक हो गया है सर। मैंने ना, मेरे उस अटेम्प्ट में 3 पेपर पास हुए थे और एक ये पेपर रुका था। मेरी फीलिंग ये थी कि यार ये पास हो जाता, वो 3 रुक जाते सर। उसमें इतना पढ़ना पड़ता था। हुआ क्या कि वो आपको एक तो ये तो कंपनी समझो, उसके मुकाबले में ना 10% होगा, उसमें इतनी चीजें याद करनी है। हुआ ये कि मैं पेपर में गया तो मतलब फेल हो गया, अगली दफा वो पेपर पढ़ने बैठा हूं। आप यकीन माने, मुझे पता था कि यार 19 लॉज हैं, याद करना है। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आज जो है ना मुझे आप चाय का थर्मोस बना दे, मैं चाय पूरी रात पीते जाऊंगा और सोऊंगा नहीं पेपर से 1 दिन पहले। मैंने कहा नहीं तो ये रिवाइज नहीं होगा, रिवाइज नहीं हुआ तो पेपर में पक्का फेल। अब मैंने ये नियत कर ली। पहले अटेम्प्ट में रुका था, मुझे याद है मैं एक पेपर देकर आया था, अगले दिन इसका पेपर था। 2-3 घंटे दोपहर में सोया हूँ, 5 बजे से पढ़ता जा रहा हूँ। 11:30-12 बजे अम्मी को बोला अम्मी मुझे एक थर्मोस बना दे इतना बड़ा, चाय पीऊंगा, पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, पेपर देने जाऊंगा। अब मैंने बना दिया थर्मोस, घर में सब सो गए, पढ़ रहा हूँ। 2:30 बजे ना मुझे एक फीलिंग आई कि यार मेरे ये दिमाग की ने एक रग धड़क रही है, ठीक यहाँ से। मैंने कहा भाई दिल यहाँ से धड़कता है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्यों टप टप हो रहा है। मैंने इग्नोर किया, थोड़ी देर और हुई, फिर धड़कने लगी। तब दिमाग में ख्याल है, मैंने कहा भाई तो दिमाग की रग फट जाएगी, अभी मर जाऊंगा। मैंने कहा भाड़ में जाए पेपर। मैंने कहा भाई सोता हूं। मैंने किताबें बंद की और मैंने मतलब सोता हूं। आपको पता है जो आपके साथ भी होता है, यकीनन हुआ होगा, जब आप सोने लेटते हैं सर क्या होता है कि जब पेपर हो और आपकी तैयारी अच्छी ना हो या रिवीजन रहता हो, नींद आती है रात को। अगर आ भी जाती हो तो नींद में रिवाइज कर रहे होते हो। वही हुआ, मैं लेट तो गया, अब दिमाग बार बार सिग्नल दे रहा है उठ पढ़। मैंने कहा नहीं भाई मर जाऊंगा। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा। अब अंदर एक किस्म की जंग चल रही है कि यार पढ़, मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आंख लगी भी ना तो वही पूरा लॉ रिवाइज करा था। 4:30 बजे मैंने कहा भाई अब दिमाग थोड़ा यहाँ पे सुकून हुआ है, फिर पढ़ता हूँ। पढ़ रहा हूँ। पेपर सर मैं देने गया हूँ। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, मैंने कहा मालिक ये पेपर अल्लाह ना करे वापस रुकाना सीए फाइनल का। तो मैंने कहा मैं सीए छोड़ दूंगा। क्यों सर, याद इतना करना पड़ा था, 19 लॉ थे। खैर इस दफ़ा पता था कि क्या भर हमारा एक्सेप्शन वाली बात नहीं लिखी थी। पेपर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेपर निकल गया। उस अटेम्प्ट में मैंने 5 पेपर दिए,
3 पास हो गए और ऑडिट और बीएफडी रुक गया। सही है, लेकिन वहां से मैंने एक बात सीख ली कि यार थ्योरी के पेपर में जो भी ये बात कहता है ना, और लॉ के पेपर में खासतौर पे कि लॉ की वर्डिंग यूज करना जरूरी है, सच नहीं है सर। मैंने हाँ कुछ चीजें लिखी थी कि लॉ के, जैसे वो कहता है कोई चीज आपका मना हो तो इज नॉट अलाउड की जगह आप वर्ड यूज करें प्रोहिबिटेड, ये मैं सिखाऊंगा। लेकिन ये मैं आपको मेक श्योर कराता हूं कि सर मैं आपको इंशाल्लाह अपने अल्फाज में लिखना सिखा दूंगा कि अपने अल्फाज में कैसे लिखना है। मैं शुरू से बच्चों को कहता आता हूं, खुदारा सीए को आसान करना है, अंग्रेजी और मैथ्स अच्छी कर लो। जिस बच्चे ने अंग्रेजी और मैथ्स अच्छी की, आप यकीन माने सीए उसका मुस्कुराते हुए निकलता है। तो सर कंपनी लॉ का पेपर जो है, फिर रिपीट कर रहा हूं, आपकी शायद सोचो से कई गुना ज्यादा आसान पेपर है ये। आपने अगर क्लासें पूरी ली, और इसकी क्लासें भी सर क्या है, एक और चीज जो मैंने कहा आपसे मशवरा भी करूंगा, मेरा अपना तजुर्बा है, अब ये आप लोग मुझे बताएंगे ऑनलाइन वाले बच्चे भी। सर मेरा अपना तजुर्बा है कि जो मेजॉरिटी बच्चा है हमारा, उसका कंपनी लॉ का या किसी भी थ्योरी के पेपर को पढ़ने का स्टेमिना मैक्सिमम 1 घंटे का है एक वक्त में। उसके बाद जो है बच्चा बोर होने लगता है। मुझे बताएं क्या ऐसा ही है, या आप लोग पढ़ सकते हैं लंबा भी? मेरे ख्याल में शायद आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सकता। सही है, मेरा मसला है कि मैं बोर हो जाता हूं। कंपनी लॉ जो है ज्यादा, अगर 1 घंटे से ज्यादा की क्लास हो, FAR 1 FAR 2 का आता है तो सर वो समझ में आता है। 1 घंटा सही है मेरा बच्चा? चले सर, अब मैंने आपके सामने ग्रिड लिखी है, लेकिन ग्रिड को पे आने से पहले आपको पहली क्लास में बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक पास कराएंगे। इसके अंदर अगर आपने 3 टॉपिक अच्छे से कर लिए ना सर, तो पेपर में आप 25 से 30 नंबर पक्के कर लें। 12 में से 3 चैप्टर कितने नंबर देंगे? 25 से 30। अभी ग्रिड पे आऊंगा, लेकिन अप्रोच पे आता हूं। मुझे एक बात ये बताएं, बिजनेस लॉ के अंदर कितने लोगों ने सर सवाले से पढ़ा है? हाथ उठाएं। कितने लोगों ने बिजनेस लॉ KFA से पढ़ा है? खालिद फरीद अब्बासी। कितने लोगों ने सर तलाल से पढ़ा है? कितने लोगों ने सर इम्तियाज मलिक से पढ़ा है? बाकी कितने लोगों ने सर आतिफ आब्दी से पढ़ा है? कितने लोगों ने सर आसिफ से पढ़ा है? सही है, ठीक है सर। बस ये मुझे पूछना था। सब टीचर हमारे जो हैं बहुत ही काबिले एहतराम हैं, सारे टीचर हमारे बहुत ही ज्यादा काबिले एहतराम हैं। अब एक चीज है जिससे मैं कुछ टीचर्स के साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ रखता हूं। हमारे टीचर्स एक बात कहते हैं कि भैया स्टडी टेक्स्ट फजूल है। कुछ टीचर्स कहते हैं स्टडी टेक्स्ट और थ्योरी के। मैं हमेशा कहता हूं स्टडी टेक्स्ट को अगर आपने फॉलो कर लिया तो उससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। हम स्टडी टेक्स्ट से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और जब हमारा सिलेबस एंड पे होगा ना, तो मेरा बच्चा, आपको ये गारंटी से मैं कह रहा हूं कि मैं आपको इंशाल्लाह पास कराऊंगा। उसके पीछे की वजह क्या है सर? स्टडी टेक्स्ट में सारी चीजें मौजूद है, कोई चीज नहीं। और अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स की अगर किताबें भी देखेंगे, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बट अगर आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको लगेगा यार स्टडी टेक्स्ट का बिल्कुल पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है। तो मेन प्राइम बुक, आपको जो किताबें लेनी है, मैं बताऊंगा हमारी स्टडी अप्रोच क्या होगी, वो क्या लेना है, किस हिसाब से करना है। तो आ जाए सर। हमने कहा स्टडी मटेरियल एंड अप्रोच। स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बच्चों को यूजुअली कहता हूं कि आप हार्ड बुक्स ना लें, लेकिन जो है आपने स्टडी टेक्स्ट जरूर परचेज करनी है। स्टडी टेक्स्ट आपने जरूर परचेज करनी है इसकी, ये आपको मिल जाएगी। उसी से हम इंशाल्लाह जो है उससे समझेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे जो बुक आपको परचेज करनी होगी वो होगी एक पास्ट पेपर बुक, जो कि इंशाल्लाह 2-4 दिन में मैं ऊपर रखवा दूंगा इनके पास बुक शॉप पे। सही है, या वैसे भी मैं PDF भी दे दूंगा। तीसरी जो चीज़ है ये आपको परचेज नहीं करनी, ये मैं आपको दूंगा। सही है, वो है माइंड मैप्स। क्या है सर? माइंड मैप्स। ये माइंड मैप्स क्या होंगे सर? ये माइंड मैप्स जो है कोई 10 से 12 पेजेस हैं। उन 10-12 पेजेस में पूरा कंपनी लॉ समाया हुआ है। उस कंपनी, वो बेसिकली वो जो माइंड मैप्स है उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर के हिसाब से। सही है सर। तो जब आप समझे, पहले हम माइंड मैप से कॉन्सेप्ट लेंगे,
स्टडी टेक्स्ट से उन कॉन्सेप्ट्स को जो है मजीद अपने पॉलिश करेंगे और फिर उसके बाद किस पे आ जाएंगे, पास पेपर पे। हर चैप्टर में हमारा यही होगा कि माइंड मैप से कॉन्सेप्ट लेना है, स्टडी टेक्स्ट, और फिर हमने काम किस पे आ जाएंगे, पास्ट पेपर्स के ऊपर इस तरीके से आ जाएंगे। क्लास में मैं ड्राफ्टिंग लिखवाऊंगा तुम्हें कि भाई तुम्हें ये चीज़ लिखनी है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो ऑनलाइन में, जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि ड्राफ्टिंग कर करके मुझे भेजें, ताकि मुझे एक दफ़ा पढ़ के आ जाए कि तुम जज्बात देंगे। सर आपके पास जज्बात तो बहुत होते हैं, लेकिन जज्बात का इजहार आप लोग ज़िंदगी में सही नहीं करते। और देखें, याद रखें, अगर जज्बात का इजहार सही ना होना तो अच्छे से अच्छा एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आज सब बच्चे गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद एक हार्वर्ड का आर्टिकल है, उसको सब बच्चे पढ़ेंगे। बड़ा डिटेल आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। उसका नाम है कॉम्पिटेंट जर्क और लवेबल फूल, जिसके अंदर उसने बात यही की हुई, एक आदमी है जो कि बहुत कॉम्पिटेंट है, चीता है। उसने जर्क क्यों कहा? उसने कहा उसको बात करने की तमीज नहीं है। दूसरे नंबर उसने कहा कि एक आदमी है जो कि गधा है लेकिन बात बहुत अच्छी करता है, लवेबल फूल है। यहां पर भी मैं आपको यही कहता हूं, गूगल पे जाएं, हार्वर्ड पे सर, जो ऑनलाइन वाले बच्चे अभी भी देखेंगे, है ना, बस आपको मिलेगा ये जब आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको, और इसी तरीके से यहां पर भी यही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब आप लोगों में से कितने लोग बचपन में ट्यूशन गए बाजियों के पास? पढ़ा है कभी बाजी के पास वाले ट्यूशन गए हो? बाजी जो पढ़ाने, सही है। आप में से तो कोई बाजी वो आजकल नहीं बनी हुई जब बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, सही है, सही है सर। अब हम भी जाते थे। अब अल्लाह माफ़ करे, मैं जिस ट्यूशन में जाता था ना, तो मैं खैर 8 क्लास तक वहाँ तक गया। उसके बाद मुझे यकीन हो गया, मैंने कहा यार यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए नहीं आते, सही है, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। खैर अब वहाँ पर आपको पता है, नौजवानी की उम्र, प्यार मोहब्बत। अब खातून एक थी और 2 लड़कों का उस पर दिल आ गया था, और वहाँ पे चलता है, अल्लाह माफ़ करे, यही काम था। अब आप सोचें, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जज्बात के इजहार की। 2 लड़कों का दिल आया, उसमें से एक ने, वो जो एक था ना, वो ज़्यादा डिजर्विंग भी था, सब कुछ था, लेकिन उस बेचारे का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। पूछे क्यों? उसको जज्बात का इजहार करने नहीं आया। वो ज़माना मोबाइल का था नहीं, ये बात कर रहा हूँ 2003-4 का। आप जितने भी अच्छे हो, अगर आप प्रेजेंट सही नहीं कर रहे ना अपनी बात को, उस गधे ने क्या किया, अब उसको प्रपोज करना था। अब उसने कहा यार वैसे कर नहीं पाऊंगा, हिम्मत नहीं है। उस साहब, अब अच्छा, अब उसको पता चला कि यार वो आ रही है। अब आपको पता है ट्यूशन में वो बात सामने सामने तो लेटर वेटर नहीं देख सकता, उन्होंने कहा सीढ़ियों पे दूंगा, सही है। अब आप, उस गधे ने गलती है कि पेपर था नहीं, उसके पास पेन था। उसने कहा क्या करो लिखना था। उसने को नजर आया ताड़ा सुपारी का डब्बा, फाड़ा, उस पर लिख के दे दिया। अब आपको पता है, अब आप किसी खातून को कोई इस किस्म की बात करें और किस पे लिख करके दे दें, ताड़ा सोसी, राइटिंग भी गंदी मेरी तरह, तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा जो है, उसने सही तरीके से प्रपोज किया, तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में, पता नहीं अब उन दोनों के आपस में अभी शादी हुई भी कि नहीं हुई, मुझे नहीं पता, सही है, लेकिन उस वक्त तक तो जो है, पॉइंट क्या है सर, जज्बात का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जज्बात होते हैं, आप लॉ की दबान में ड्राफ्ट नहीं कर पाते। वो चीज़ अब इंशाल्लाह सीखेंगे इसी क्लास में से कि आपको ड्राफ्टिंग कैसे करानी है। याद रखें, फिर कह रहा हूँ कि कितने लोगों को यकीन है कि उनका बिजनेस लॉ का पेपर जो दिया है निकल जाएगा इंशाल्लाह, मतलब नहीं रुकता, सही है। तो सर कंपनी लॉ में भी माशाल्लाह अब तक बच्चों का यही फीडबैक है। अब मैं आपको लेकर के आ जाता हूँ कि जो है एक ऐसी चीज़ की तरफ जिसको कहते हैं ग्रेड। इसकी ग्रेड फिजिकल वाले बच्चों के सामने, ऑनलाइन वाले बच्चों के सामने में कोई है ऐसा जिसको ग्रेड नहीं मिली? तुम लोगों को नहीं मिली ग्रेड भाई? एक काम करो ना, शेयर कर लो इसको। सर एक ग्रेड बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपको आज जैसे FAR 2 की क्लास जिन बच्चों ने अभी ली, उनको मैंने पहली क्लास में बता दिया। उन बच्चों को मैंने FAR 2 की पहली क्लास में बता दिया कि सर ये टॉपिक आप कर लें, इनमें से 50 नंबर का पेपर है इस दफ़ा। इसी तरीके से कंपनी लॉ के अंदर तो उसने ग्रेड को इतना अच्छा बना दिया है कि मुझे और आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हमने ग्रेड को इंसान के बच्चों की तरह फॉलो किया है।
ऑनलाइन वालों बच्चों ग्रिड नजर आने लगी है आपको? सब बच्चों की आंखों के सामने ग्रिड है मेरा बच्चा? अब हम इसको स्टडी टेक्स्ट चैप्टर से भी लिंक कर देंगे ताकि आपको पहली क्लास में पता चल जाए किस चीज का क्या सीन है, ठीक है? एक मिनट दे दें बस मुझे। ग्रेड में आपको सर कितने सेक्शन नजर आ रहे हैं? 5। अब सर आ जाए, आपको जो ग्रेड में से पास कराएगा जो सेक्शन जिस हिसाब से, वो मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको पता चले। सर जो ग्रेड में सेक्शन नंबर, सर जो ग्रेड में सेक्शन नंबर आपके पास ई आ रहा है, सेक्शन नंबर ई आ रहा है वाइंडिंग अप। अगर आप देखें तो इसके ऊपर इसने क्या कहा है, वेटेज कितनी है? 15 से, इसके आगे लिख लें चैप्टर 12। एक चैप्टर है, तुमने अगर एक चैप्टर कर लिया तो तुम्हारे 15 से 20 मार्क्स यहां से पक्के। और ये चैप्टर, इसके आगे एक और चीज लिखो, इसके आगे लिख लो थ्योरी बेस्ड। इसमें से केस स्टडी कम पूछता है, थ्योरी ज्यादा पूछता है। चैप्टर 12 थ्योरी बेस्ड। ठीक है बच्चों, वाइंडिंग अप के आगे सब बच्चे लिख देंगे चैप्टर 12 थ्योरी बेस्ड। सिंपल अल्फाज में कहूं तो यहां पर अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया, अपने अल्फाज में लिख लिया, केस स्टडी में घुमाने के चांसेस बहुत कम है, मुस्कुराते हुए नंबर निकालोगे। दूसरे पे आता हूं, अकाउंट्स एंड डिविडेंड्स। इसके आगे लिख लो चैप्टर 9 एंड 11, और यहां पर भी लिख लो थ्योरी बेस्ड। चैप्टर 9 एंड 11 थ्योरी बेस्ड। सर ये 3 चैप्टर 9, 11, 12, ये 3 चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिए ना, मिनिमम देखो 15 से 20 इसके भी है, 30 नंबर वहां पे पूरे, और मैक्सिमम 40 नंबर हो सकते हैं। 30-32 ही पूछता है इसमें से, और ये 3 चैप्टर मुस्कुराते हुए निकालोगे इंशाल्लाह। अब आगे आते हैं सर, इसके बाद आ जाए इनकॉर्पोरेशन एंड इशुएंस ऑफ शेयर्स। अब ग्रेड नंबर ए पे आते हैं, और ग्रेड ए पे देखते हैं कि सर कौन कौन से चैप्टर है। तो इसके आगे लिखें चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 5। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 5। इसके आगे भी लिख दें थ्योरी बेस्ड, कि इसमें से भी ज्यादातर थ्योरी बेस्ड का मतलब है कि मेजॉरिटी थ्योरी का सवाल आता है, प्रैक्टिकल का कम आता है। इसके बाद सर जो दूसरी ग्रेड मेरा बच्चा आपके आंखों के सामने आ रही है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके आगे अब आप चैप्टर नंबर लिखेंगे 6, 7, 10। 6, 7, 10। इसके आगे लिखेंगे प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी बोथ। इसमें 50-50 का रेशियो है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। और इसके आगे अभी से लिख देंगे, देखें स्मार्ट स्टडी का तकाजा हमें पता हम क्या हो, डिफिकल्ट टू लर्न। दिमाग में ना इसको याद करने में आप याद करेंगे बोले, टेक्स्ट के अंदर वो थ्योरी याद है, रिटर्न असेसमेंट अपील देखी थी ना, वैसी बस वैसी कॉपी है ये। तो ये ग्रेड में बच्चों को जब एंड में बोलना भाई इसको सबसे एंड में करना भाई तू। क्यों सर? क्योंकि सर ये मसाइल है, इसके साथ ऐसे ही मसाइल है। ठीक है, डिफिकल्ट टू लर्न, याद करने के लिहाज से कवरेज सबसे एंड की चीज है ये। मतलब हम क्लास में तो इसको सीक्वेंस के हिसाब से करेंगे, लेकिन जब आप अपनी प्रैक्टिस करें तो याद रखिएगा, यहां से मार्क्स निकालना थोड़े से मुश्किल है। अब आपके पास एक ही ग्रेड बची है, जिसके अंदर आपके पास आता है, ग्रेड का नाम है मीटिंग्स प्रोसीडिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। लिख लें चैप्टर 3, 4 एंड 8। 3, 4 एंड 8 यहां पर लिख दें प्रैक्टिकल बेस्ड। सर जब मैंने जिस जमाने में कंपनी लॉ पढ़ा, और जो मैंने आपको कहा ना मेरा कौन सा ग्रेड था, बी, कंपनी लॉ में बी था, 60 से ऊपर नंबर थे, डी में मॉड्यूल। अब आपको बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि काश हम पहले पैदा हो जाते।
उस टाइम पे कंपनी लॉ का 100 नंबर का पेपर जो था, वो ये जो आपकी ये वाली ग्रिड थी, इससे आता था कौन सी ग्रिड? सी और ए। जो ग्रिड ए और सी थी ना, बस यही थे हमारे सिलेबस में। फिर हम ना हमारी ग्रिड में बी ग्रिड थी जिस टाइम पे था ना, तो सी और ए पढ़ के हम पेपर पास करते थे उस टाइम पे। अब थोड़ा पहले पैदा हो गया, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं था, आप लेट हो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, सही है। तो सर ये उस जमाने की बात है जब ये 2010-11 की मैं आपको बात बता रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दिया। अब आ जाए सर, स्मार्ट स्टडी का इसमें तकाजा किया है। हर टॉपिक, अब ये बात सबने गौर से सुनना है, हर चैप्टर के अंदर भी जो टॉपिक होगा ना, उसके आगे मैं आपको लिखवाऊंगा कि भाई ये टॉपिक जो है थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल है। देखो जो थ्योरी बेस भी लिखा है ना हमने, इसका मतलब नहीं कि उसमें से प्रैक्टिकल सवाल केस स्टडी नहीं आ सकता, आएगा। मतलब मुश्किल से अगर उसके ऊपर 20 नंबर है तो 4 नंबर का केस स्टडी होगा, 16 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। मैं आपको लिखवाऊंगा कि किसके अंदर से कितना केस स्टडी के चांसेस हैं। अब आ जाओ सर एक और दूसरी बात, हर टॉपिक के पास आपके पास एक सीक्वेंसिंग हो, किसमें क्या है, कितना है, किस हिसाब से है, ताकि हम उसी के हिसाब से आगे बढ़े। यहां तक तो हमने सर ग्रिड डिस्कस कर ली, स्टडी टेक्स्ट। अच्छा, इसके पढ़ाने का मेरा एक और तरीका है, क्लास के अंदर मैं यहाँ पे प्रोजेक्टर चलाता हूँ। क्लास के अंदर हमारा यहाँ पे प्रोजेक्टर होगा, उस प्रोजेक्टर और सारी चीजें यहीं पे होंगी। आपके पास माइंड मैप्स होंगे, तो स्टडी टेक्स्ट होगा। माइंड मैप्स के अंदर ज्यादातर बातें, वो जो मैंने आपको कहा ना कि 12 पेजेस के माइंड मैप्स हैं, उसमें बस आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा। मैं जब आपको कहूँ ना कि स्टडी टेक्स्ट के इस पेज नंबर का रेफरेंस यहाँ पे लिख दो, तो तुम्हें लिख लेना है, ताकि तुम जो है मेन आखिरी में ना तुम्हें से माइंड मैप्स के पूरा रिकॉल करना है। याद रखना सर, जिसने एंड में रिवाइज कर लिया ना सही से, कंपनी लो उसका पेपर पास है। तो सर ये बेसिकली हमारी थोड़ी सी थी इसकी ओरिएंटेशन, लेकिन एक आज छोटा सा कॉन्सेप्ट से बात करूंगा और इसके बाद शुरू करूंगा सिर्फ सुनने की हद तक के कॉन्सेप्ट। 2 मिनट और हैं हमारे। सर मुझे बताएं, कंपनी लॉ जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले वर्ड क्या आ गया? कंपनी का। तो सर दुनिया भर में कंपनी लॉ शुरू कब से हुए? कुछ आइडिया है तुम्हें? कंपनी कब से शुरू हुई? कंपनी का कॉन्सेप्ट कब आया दुनिया में? 1700। सर सही कह रहा है। कंपनी वाली सारी बातें करते कौन है? कॉमर्स वाले। इसके लिए मरहून मिन्नत है इंजीनियर्स के। सर इंजीनियर्स मतलब इंजीनियर्स, आजकल इंजीनियर का नाम लेता हूं तो लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब याद आते हैं, लेकिन सर इंजीनियर्स मतलब इंजीनियर्स ने क्या कर दिया? मशीनें बना दी। देखिए इससे पहले दुनिया कैसे चलती थी? सर इससे पहले दुनिया चलती थी, मास प्रोडक्शन होती नहीं थी, कुर्सी बनाने वाले आपको हजारों मिल जाते थे ना, हर बंदा 1-2 कुर्सियां बना रहे, सारी चीजें। सपोज करें मशीनें आई तो क्या शुरू हुई? मास प्रोडक्शन। कुछ लोगों के पास पैसा बहुत था, अब उनके पास स्किल नहीं थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे थे कि वो मशीनें खरीद सकते थे। उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास पैसे हैं, हम मशीनें तो खरीद सकते हैं, लेकिन काम करने हमें नहीं आता। तो सर ये 70s गालबन 1746 की बात है। उन पैसे वालों ने मशीन वालों को कहा कि चंदा हम एक काम ये करते हैं, मतलब स्किल्स वालों को, हम ये मशीनें खरीद लेते हैं, इंजीनियरों ने मशीनें बना दी हैं, चलाओ तुम। मतलब वही बात कि मैनेजमेंट तुम संभालोगे, पैसे हमारे होंगे। जब ये कॉन्सेप्ट आया कि चलाएगा बिजनेस कोई और, पैसे किसी और के होंगे, तो सबसे बड़ी चीज है कि भाई इसके ऊपर भरोसा कैसे करें। तो उस भरोसे को कायम करने के लिए लोगों ने कहा कि कोई ऐसा सेटअप बनाते हैं जो कि उस वक्त की सरकार, जो कि बादशाह होते थे, उनको भी पता हो कि ये बिजनेस हो रहा है। तो पहली दफा ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ कि कुछ लोगों ने पैसा लगाया, कुछ ने कहा हम संभालेंगे। फिर आया कि भाई इसको जब जो पैसा है जिनका, उनको हम कहेंगे शेयर होल्डर। तो कंपनी का कॉन्सेप्ट आया, और जब ये कंपनी का कॉन्सेप्ट आया तो उसके बाद ही हमारा पूरा प्रोफेशन आया। अरे भाई कंपनियां नहीं होती ना सर, तो आप यकीन माने ऑडिट्स नहीं होते। ऑडिट की अभी तक जिम्मेदारी मैंडेटरी किसके लिए? कंपनियों के लिए। कंपनी लॉ का पेपर नहीं होता, कंपनियां नहीं होती तो आपकी अकाउंटिंग का काम भी इस हिसाब से। तो आपका जो पूरी फील्ड है इसका ताल्लुक सर किससे है? इंजीनियर से। तो आज के बाद से जब से तुम इंजीनियरों को बुरा भला कहते हो, तुम्हें लगता है कि इंजीनियरिंग का पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, और वाकई में अल्लाह माफ करे नहीं है। आप अगर अपने
इसको उसमें जाएं। कितने लोग इंजीनियरिंग वाले जिन्होंने इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल वगैरह किया हुआ है, और कितने लोगों ने ए लेवल्स में वगैरह में भी साइंस पढ़ा हुआ है। तो अगर आप गौर से देखें तो सर वहाँ पर जो आपका इंजीनियरिंग जो टीचर होता है वो यूजुअली इंजीनियर होता है केमिस्ट्री फिजिक्स का, वो ज़्यादा कमा रहा होता है बजाय उसके जो प्रॉपर इंजीनियर है। तो वाकई में पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है। तो सर बेसिकली जो है यहाँ तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन देखते हैं। कल की क्लास हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे 1:45 बजे। FAR 2 है 12 से 1:30, इसके बाद 1:45 से 2:30 हमारी इंशाल्लाह जो है ये है, हम ये शुरू करेंगे और हम जो है इंशाल्लाह प्रॉपर आ जाएंगे। कल के लिए मैं आपको माइंड मैप्स वगैरह का करवा दूंगा। हमेशा हर क्लास में हम एक स्टोरी टाइम रखते हैं, तो आज मैं आपको स्टोरी टाइम में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और फिर जो है उसके बाद जो है जिनको जाना है वो स्टोरी टाइम से पहले जा सकते हैं। सर ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये हर स्टोरी टाइम में होता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की मैं आपको सुना रहा हूँ जो मेरा बहुत क्लोज है, अजीज है, करीब है। सर वो आदमी ने मुझे दुआ के लिए कहा कि सर आप दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊं। उस आदमी ने मुझे कहा, मैंने कहा तुझे क्यों ऐसा लगता है कि तू कामयाब नहीं है? उसने कहा सर मैं कामयाब हूँ। अब मैं आपको उसकी ज़िंदगी का पूरा सफ़र सुनाता हूँ, उसकी डेली रूटीन, और आप यकीन माने आप खुद कहेंगे कि सर वो कामयाब है कि नहीं है। भाई की सुबह हो जाती है 8, 8:30 बजे। उसके बाद भाई सिर्फ मीम्स देख रहे होते हैं, सही है, सिर्फ मीम्स, और उनको मीम्स का बड़ा शौक है, रील्स देखते हैं। 10, 10:30 हो जाते हैं, 11 आर्टिकलशिप चल रही है उसकी। फिर वो 11 बजे ऑफिस में जाते हैं, मेरी फर्म में ही काम करते हैं। जब वो 11 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं तो 12, एक क्लाइंट पे डिप्यूट उनको किया हुआ है, 12 बजे वो शख्स ऑफिस पहुंचता है। कितने बजे ऑफिस पहुंचता है? और क्लाइंट का टाइम भी 12 बजे। अब वो नॉर्थ कराची से ऑफिस आता है PCHS, उसको लगता है यार मेरे बाल बड़े खराब हो गए। तो फिर वो क्या करता है, फिर वो आदमी जो है नहाता है। क्लाइंट, आप पूछें एक आदमी क्लाइंट पे पहुंच के नहा रहा है, क्लाइंट पे पहुंच के वो आदमी नहाता है, वो आदमी क्लाइंट पे पहुंच के नहाता है। फिर नहाता जैसे ही फ्री होता है उसके लिए चाय तैयार होती है, चाय पीता है। इसके बाद थोड़ी देर काम वाम किया, 1:30 बजे क्लाइंट पे किचन से बन के खाना आता है। प्रॉपर जो नहीं शादियों वाले किचन होते, क्लाइंट ने उसको रखा हुआ है। कभी उसमें मटन कुन्ना होता है, कभी बीफ पुलाव, कभी चिकन बिरयानी। ये खाना खाते हैं दोपहर में, फिर फ़ौरन चाय पीते हैं, फिर नमाज वमाज पढ़ी, 1 घंटा 1.5 काम किया। फिर क्लाइंट में एक अच्छा बोर्ड रूम है, उधर जाते हैं भाई और कैलूला करते हैं। 4 बजे सोते हैं, 4:30, 4:45 बजे सो जाते हैं। फिर जो है वो साहब जो है ना 4:45 बजे उठते हैं, 4:30 से बजे सोते हैं 4:30। उसके बाद उठते ही थोड़ा बहुत काम वाम किया, मुंह धोते, एक और चाय पी। फिर जो है असर पड़ी, असर के बाद उनको 6, 6:15 लगता है कि यार अब घर जाने का टाइम है मगरिब के बाद। तो उससे पहले वो फिर से नहाते हैं। बोलते हैं क्लाइंट का सर बाथरूम इतना अच्छा है कि इतना अच्छा मेरे घर पे भी नहीं है, सही है। तो नहाते हैं और 7:30, 7:45 बजे घर पे आ जाते हैं। इस कन्वेंस और सब मिला के 30-35 वो हो जाते हैं। थोड़ा बहुत बोलने में तेज है तो आदमी 10-15 हज़ार रुपये उसके कमा लेता है, मतलब कमीशन वमीशन इधर उधर करके 50,000 रुपये कमाता है। घर का पूरा खर्चा अब्बा उठाते हैं। शादी हुई भी उस आदमी की, 50,000 में वो अपना और बीवी का खर्चा जो भी है हंसी खुशी निकाल लेते हैं। अब सुने उसकी बीवी इतनी अच्छी है कि बोलता है सर सिर्फ उसको ज़िंदगी में एक ही बात की फिक्र होती है कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ। बोलता है बस मेरा उससे फड्डा होता है नमाज के ऊपर, मैंने नमाज छोड़ी उसको पता चल गया ना। और ना बोलता है सर अगर मैं किसी और लड़की के साथ उसको डेट मारता हुआ पकड़ा जाऊँगा ना तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि 1 घंटे में उसको मना लूँगा, लेकिन नमाज छोड़ दूँ ना। बीवी माशाल्लाह उसकी इतनी अच्छी, अब्बा ने पूरा खर्चा उठाया हुआ है, ज़िंदगी उनकी इतनी गुलजार है। मैंने कहा तुझे कामयाबी क्यों नहीं है तेरे पास ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं? बोलता है नहीं सर। इवन बोलता सर मुझे टेंशन होती है ना तो मुझे नींद आ जाती है। MFA से पहले एक पेपर होता था BM का, उस आदमी का वो पेपर था। पेपर मैंने बोला सर 2-3 सवाल से मुझे समझ में ही नहीं आ रहे। बोला यार मैंने हेड डाउन का नींद आ गई। इन्विजिलेटर 15 मिनट बाद उठा, बोला तुझे पेपर आता है कि नहीं आता तो घर पे जा। बोलते नहीं करता हूँ, पास भी हो गया।
मैंने कहा तुझे कामयाबी की क्या जरूरत है? मैंने कहा अबे लोग मैं जानता हूँ लाखों कमा रहे हैं, 5-5 लाख 6-6 लाख, लेकिन सुबह साला 9 बजे शुरू होते हैं, रात की 11 बजे खत्म होती है जिंदगी उनकी। ना बीवी के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है, ना अपने लिए टाइम है, और ऑफिस में फुल टाइम। और मैंने कहा तुझे देख, तो कामयाबी जो है ना आपकी सिर्फ पैसे से नहीं होती, सुकून से होती है। अच्छा मैंने बोला उस बंदे के अंदर कुछ तो ऐसा रीजन है। अच्छा मैंने उसको देखा है दिमागी तौर पे तेज नहीं है वो, मैंने उसका एक रीजन देखा। उसका रीजन मैंने देखा 2 रीजन। पहली चीज सखी बला का है, वो आदमी के ऊपर जिंदगी में सखावत खत्म है। क्या मतलब सर? सर वो इंसान अगर वो 50,000 कमा रहा है, कम से कम 15,000 चैरिटी करता है। उसको पता चल जाए कि यार इसका दोस्त है और इसके पास पैसे नहीं है, चुपचाप जाएगा और तुम्हारे वॉलेट में 1,000 रुपये रख देगा, ऐसा। दूसरी बात, नेचर वाइज बहुत अच्छा है। मतलब आप उसके दोस्त हो, आपने उसको आधी रात को बोला ना यार काम है तो आ जा, वो बंदा कुछ भी करके पहुंचेगा आपके पास। तो मैंने कहा यार शायद ये 2 चीज़ें जिनकी वजह से अल्लाह ने इसके लिए इतनी आसानी की हुई है। आप यकीन माने क्लाइंट पे क्यों उसको इतनी बेनिफिट है, जो सेठ साहब है ना वो उसके फ़ैन हो गए। वो बोलते हैं बेटा इस बच्चे को चेंज नहीं करना, इस बच्चे को मुझे कहते हैं अपना हमारे पास से, बोलते भरोसे वाला बच्चा है, सब कुछ है और काम भी उनका है। तो बोलते यार उसको कोई चेंज नहीं। तो सर कभी कभी जो है ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि आपकी कामयाबी में बड़े हेल्पफुल होते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई सवाल है तो कोई पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।